गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य खंड का अध्याय भारत माता, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूं। इनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मेरी कहानी, जो आत्मकथा के रूप में लिखी गई, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो हिंदी में अनुवाद किए गए, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, जो इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक बड़े प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बहुत बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में, हेरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उनके द्वारा की गई। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र भी शामिल हैं। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। यहाँ पर जो रचना प्रस्तुत की गई है, भारत माता, ये इनके द्वारा लिखित हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जो अंग्रेजी भाषा से हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा रूपांतरित किया गया है, अनुवादित किया गया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही विषय वस्तु इस पूरे पाठ में प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य, यानी ये लेख जो कहना चाहता है वो कथन अत्यंत विराट और उसका प्रस्तुतिकरण अत्यधिक पैना है। अब हम बात करेंगे पाठ के बारे में कि नेहरू जी जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे, यानी एक समारोह से दूसरे समारोह में जाते थे, वहीं से इस पाठ का प्रारंभ किया गया है। तो ये बताते हैं, नेहरू जी अपनी भाषा में बता रहे हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, दुष्यंत पुत्र भरत, जिसे कहा जाता है शकुंतला पुत्र भरत। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने यानी समझदार थे और उन्हें दूसरी किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, मतलब दूसरी तरह का खुराक, भोजन, खाद्य या दृष्टिकोण की उनको ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया क्या था, महदूद था। महदूद यानी सीमित। किसानों का नज़रिया क्या था, बिल्कुल सीमित था। दृष्टिकोण, नज़रिया यानी दृष्टिकोण। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे होते थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मतलब ये जब जाते तो पहले तो भारत का इतिहास बताते कि भारत
भारत के नाम पर रखा गया नाम है। ये संस्कृत का एक शब्द है। ये शहरों की जगह गाँव के लोगों से ज़्यादा संपर्क में जाते, वो देश की चर्चा ज़्यादा करते, आज़ादी की चर्चा ज़्यादा करते। क्यों? और उनको किसके बारे में बताते? देश की एकता के बारे में बताते। मैं उन तमाम मसलों का जिक्र करता, मसले जिसे आप कहते हो मैटर, मामले, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यकसा यानी एक समान थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता। स्वराज्य यानी स्वतंत्रता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी सबकी तकलीफ़ें एक जैसी थी। अंडरलाइन करना इसके बाद वाला पैराग्राफ, क्योंकि आज़ादी से पूर्व भारत में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को यहाँ पर बताया गया है कि किसानों को या श्रमिक वर्ग को या मजदूर वर्ग को किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता था। यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, ब्याज, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें एक दूसरे से गुथी हुई थी उस ढड्डे के साथ। ढड्डा बोझ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। तब मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज यानी खंड या भाग, मतलब ये जा करके किसके बारे में बात करते? सब जगह यहाँ के भारतीयों की तकलीफ़, जो गरीब और कर्जदार थे उनके ऊपर पूंजीपतियों के जो शिकंजे थे, जमींदारों के, महाजनों के कड़े ब्याज और लगान थे, सूद था, पुलिस के जुल्म थे, उन सब के बात ये करते। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें, जिसके हम एक जुज हैं। जुज यानी खंड है, हिस्से हैं या भाग हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकश यानी ऊहापोह, पशोपेश का भी जिक्र करता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों यानी बदलाव, तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। ये काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते हैं जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या बड़े धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां भी की थी। सन 1930 के बाद जो भारत में आर्थिक मंदी का दौर पैदा हुआ था, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे कि दूसरे मुल्कों में भी आर्थिक मंदी के दौर का क्या प्रभाव रहा। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता यानी समारोह में पहुंचता, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। मतलब वो जानना चाहते थे कि जिस भारत माता की जय लगाते हैं, आखिर ये भारत माता कौन है? इन भारतीयों के दृष्टिकोण में भारत माता का अभिप्राय क्या है? तो ये प्रश्न पूछते कि ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें बड़ा कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल और ताज्जुब, आश्चर्य, उत्सुकता और आश्चर्य होता। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, अंडरलाइन करना इसको, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब होता। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। तो मैं इसकी कोशिश करता और बताता, अंडरलाइन करना, प्रश्न का उत्तर ये कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं। अजीज़ यानी प्रिय हैं।
लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वो कौन है? हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों करोड़ लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। इस तरह से मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो और एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। धन्यवाद।